नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मानहानि केस में सजा के बाद राहुल को लगा एक और बड़ा झटका। लोकसभा की सदस्यता हुई रद्द, सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। ईडी सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची 14 विपक्षी पार्टियां। सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। 5 अप्रैल को होगी सुनवाई। अलग देश खालिस्तान की तैयारी कर रहा था आतंकी अमृतपाल। करेंसी से लेकर नक्शा और आर्मी थी तैयार। खालिस्तानियों की भी बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। शराब घोटाला मामले में जेल से बाहर आने का सिसोदिया को करना होगा इंतजार। कोर्ट में फिर रद्द हुई जमानत याचिका। 31 मार्च को होगी अगली सुनवाई। पीएम मोदी ने किया वाराणसी का दौरा। 18,000 करोड़ की दी सौगात। कहा, काशी के विकास की चर्चा देश और दुनिया में हो रही है। आज की पहली खबर में बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगे झटके की। मानहानि केस में सजा के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ी गाज गिरी है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता को रद्द कर दिया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। सूरत कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और अब इसी को देखते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया। ऐसे में अब लंबे समय तक राहुल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। डॉक्टर साहब, लगातार कैपिटल टीवी पर ये बात हम देखते आए हैं कि बोला जा रहा था राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाएगी और अब आखिरकार हो गई। देखिए, कानून बिल्कुल साफ है और ये सबके ऊपर लागू होता है। कांग्रेस पार्टी के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि कोई गांधी परिवार का है तो वो हिंदुस्तान के कानून से ऊपर चला गया है। कानून क्या कहता है? कानून बिल्कुल साफ है इस पे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, उसको अगर किसी कोर्ट से 2 साल या 2 साल से ज़्यादा उसे सज़ा सुनाई जाती है, इमीडिएटली उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। और ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है, ना ही ये आखिरी व्यक्ति हैं जिन पे ये कानून लागू हो रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके से बर्ताव कर रही है कि जैसे हिंदुस्तान में कोई नियम कानून इनके ऊपर लागू ही ना हो। आप ये कह रहे हो राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरकार, भाई कोर्ट से एक्शन हुआ है, कानून है। अगर आपको छोड़ दिया जाएगा तो फिर बाकी लोगों के ऊपर ये कानून क्या सिर्फ दिखाने के लिए है? सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? इसमें जो आप जिस तरीके की भाषा, जिस तरह की बात, जिस तरह का लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हो, वो शर्मनाक है। राहुल गांधी और उनके चट्टोबट्टों ने भारत की राजनीति के संवाद का जो स्तर है वो इतना नीचा कर दिया है। ट्विटर के ऊपर आप देखिए कि किस तरह की भद्दी भद्दी बातें ऑफिशियल हैंडल से जारी की जाती है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को एक तो इस चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनसे गलती हुई है। भावावेश में उनसे कुछ मुंह से निकल गया। ये बात अगर वो कोर्ट में ही कह दिए होते कि आइंदे से हम ध्यान रखेंगे, इलेक्शन का माहौल था, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मेरे मुंह से निकल गया, मेरा इंटेंशन मोदी समुदाय को नीचा दिखाने का नहीं था, माफ़ी मांग ली होती तो ये मसला यहाँ तक नहीं गया होता। अब क्या है? सज़ा तो हो गई। सज़ा का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि अगले 8 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो ऑलरेडी बुरी हालत में थी, लीडरलेस हो जाएगी। तो ये एक समस्या कांग्रेसियों को समझना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि राहुल गांधी का एक बयान उनके लिए काल बना और अब पूरा पॉलिटिकल करियर उनका बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। वहीं राहुल गांधी को मानहानि केस में मिली सजा के बाद देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है,
जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। विपक्षी पार्टियों ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर याचिका डाली है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कराया जा रहा है, लिहाजा जांच एजेंसियों और अदालतों के लिए गिरफ्तारी और रिमांड पर गाइडलाइन बनाई जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसके लिए 5 अप्रैल की तारीख तय की गई है। डॉक्टर साहब, 14 विपक्षी दल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्यों आखिर ये कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं? देखिए, ये लोग इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि शर्मनाक कि आप पॉलिटिकल बैटल्स को आप लीगल बैटल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तमाम लोग, जो 14 पार्टियां, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, शरद पवार हो, स्टालिन हो, केसीआर हो, उद्धव ठाकरे हो, भाई आप लोगों का जो एसेट है वो क्यों अरबों खरबों में है? ये तमाम पार्टियां अपने आप को गरीब गुरबों, ओबीसी तो दलित, उनकी पार्टियां बताते हैं ये लोग, और सत्ता आते ही लूट मचाते हैं। खरबों का इन लोगों ने जमा कर लिया है पैसा। कहां से आया है पैसा? और अगर कोई एजेंसी आपके ऊपर कार्रवाई करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये अपील कर रहे हो कि गिरफ्तारी ना करे। मैं विपक्ष में हूं, मुझे चोरी करने की आजादी मिले, और आप वर्तमान सरकार को क्यों दोष दे रहे हो? भाई लालू प्रसाद यादव के ऊपर केस कब हुआ? यूपी की सरकार के दौरान। शरद पवार के ऊपर केसेस कब से चल रही? यूपी सरकार के दौरान। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो बेल पे बाहर है नेशनल हेराल्ड केस में, ये कब से शुरुआत हुई? 2012 से। यूपी की सरकार थी। ममता बनर्जी किस अधिकार पे वो कह रही है कि भाई ईडी और इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? नोटों का पहाड़ निकल रहा है। आप उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहीं कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो, पार्थो चटर्जी को छोड़ दो। फिर केजरीवाल ये किस लिए रंगे हाथ पकड़ा गया शराब घोटाले में? तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ही एक दबाव की राजनीति की डेमोक्रेसी खतरे में। भाई चोरों को पकड़ा जा रहा है तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, घोटालेबाजों को पकड़ा जा रहा है तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। किस तरीके से किसकी गिरफ्तारी कब और किस हिसाब से होनी है, ये कोर्ट तय करती है। आप ईडी और सीबीआई के नाम पे पहुंच रहे हो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला है। भाई किसी को गिरफ्तार किया जाता है, वो कानून तो है, उस कानून को अप्लाई कौन करता है? ये जुडिशरी करती है। ये फैसला सरकार का नहीं होता। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए कि देखिए, और कल इनके खिलाफ में जवाब आएगा तो फिर यही कहेंगे कि जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जज पैसे खा गए, जज जो है दबाव में काम करते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट उनको जो है पदवी चाहिए, इसलिए सरकार से हाँ में हाँ में। ये इस तरह की तुच्छ राजनीति हो रही है जो इस देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। कोई भी डेमोक्रेसी हो, कोई भी मुल्क हो, वहां घोटालेबाजों को, चोरों को, पैसा इकट्ठा करने वालों को सजा मिलती है, तो उसका मतलब है कि सिस्टम सही चल रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि राहुल गांधी को लेकर अदालत के फैसले के बाद अब कुछ विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठी हैं। अगली खबर में बात करते हैं भगोड़े आतंकी अमृतपाल की। नशा मुक्ति की आड़ में अमृतपाल पंजाब को दहलाने की साजिश रच रहा था। जिस खालिस्तान देश की ये खालिस्तानी मांग करते हैं, उसे बनाने की भी इस आतंकी ने पूरी तैयारी कर ली थी। खालिस्तान की करेंसी से लेकर नक्शा और फोर्स तक सब कुछ तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में अब खालिस्तानी जेल ब्रेक की साजिश कर रहे हैं, जिसके तहत जेल में कैदियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें जेल से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की प्लानिंग की जा रही है, जिसे देखते हुए अब अमृतपाल के साथियों को भी असम की डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, एक तो अमृतपाल अब तक फरार है, पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगा, फिर अब इस बात का खुलासा हुआ कि उसने पूरे खालिस्तान देश को बनाने की तैयारी कर ली थी। देखिए, पैसे जैसे पाकिस्तान से मिले, ये सब पाकिस्तान के दलाल हैं। कोई सिखिज्म का ये कोई ग्रंथि थोड़ी है, कोई साधु महात्मा थोड़ी है।
ये तो पाकिस्तान से पैसे खा करके ये उल्टे पुल्टे काम में लगा हुआ था। ये सारी जानकारी आ गई। एक जानकारी मैं आपको देता हूँ एक्स्ट्रा। दिल्ली पुलिस ने इन तमाम खालिस्तानियों के खिलाफ कौन जो विदेश में हिंदुस्तान के हाई कमीशन के बाहर तोड़फोड़ मचाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है दिल्ली में। मतलब क्राइम हो रहा है लंदन में, एफआईआर दर्ज कराया गया है दिल्ली में। क्यों? वो भी कानून के तहत इलीगल नहीं है। अब जो जानकारी होम मिनिस्ट्री से मिल रही है उससे ये मालूम पड़ रहा है कि वो जो तमाम लोग जो वहाँ नज़र आ रहे हैं उनकी रेकी की जा रही है, उनको वीडियो के जरिए पहचाना जा रहा है और उनका लिंक निकाला जा रहा है कि ये पंजाब में कहाँ से हैं। तुम वहाँ तिरंगा का अपमान करोगे, यहाँ बुलडोज़र चलेगा, यहाँ बुलडोज़र चलेगा। आपकी वो जो इंडियन ओरिजिन का जो तगमा लगा हुआ है, जो सर्टिफिकेशन होता है, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। आप यहाँ हिंदुस्तान घुसोगे तो फिर यहीं पे एयरपोर्ट पे ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया में आप जाएंगे। तो ये कार्रवाई ऐसी कार्रवाई है कि ये जो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जो खालिस्तानी, जो पाकिस्तानी पैसे पे पलने वाले ये चट्टे बट्टे हैं, इनके लिए एक बहुत बुरी खबर जो हिंदुस्तान के गृह मंत्रालय अमित शाह के दफ्तर से बाहर आई है। जी बिल्कुल, यानी कि खालिस्तानियों के खिलाफ जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं उसके बाद केंद्रीय एजेंसियां सख्ते में हैं और अब इनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाने की तैयारी की जा रही है। आगे बात करते हैं शराब घोटाला मामले में जेल की हवा खा रहे मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बार बार कोर्ट में जमानत याचिका डालने के बाद भी वो रिजेक्ट हो जाती है। इस बार भी वही हुआ। आज सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब इस मामले में कोर्ट 31 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा, जिसका मतलब है कि मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। डॉक्टर साहब, आज भी उनकी मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हो गई। देखिए, मुझे लग रहा है इनको बेल नहीं मिलने वाला। जिस तरह के सबूतों का पहाड़ सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट के सामने रखा है, बचना बड़ा मुश्किल है और इसलिए टाल दिया जा रहा है। अब 31 को देखा जाएगा। 5 तारीख तक तिहाड़ में है अभी। 5 तारीख के बाद फिर 14 दिन की रिमांड मिल जाएगी, जुडिशल रिमांड। उनको तिहाड़ में भी 5-6 महीने तो रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काम ही आपने ऐसे किए हैं। और ये केजरीवाल कह रहा है कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी आरोप के मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया। भाई, सरकार नहीं डाल रही, कोर्ट से मिल रहा है। कोर्ट में आप क्या कहते हो? कोर्ट में बस आपके पास आर्गुमेंट क्या है? ये देखिए, सब फ्रॉड लोगों की पार्टी है ये। सारे नटवर लाल बैठे हुए पैथोलॉजिकल लायर्स। बाहर कहेंगे कि कोई सबूत नहीं है और कोर्ट के अंदर इनके वकील कहते हैं कि देखिए, मेरी बीवी बीमार है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मेरा बच्चा भी यहाँ नहीं रहता। अरे भाई, पहले सोचना था ना, पहले सोचना था। आप ये कहते हो कोई सबूत नहीं है। भाई, इस बात का कोई जवाब देगा? मीडिया वाले तो पूछेंगे नहीं केजरीवाल से कि कोई भी पाक साफ आदमी, ईमानदार व्यक्ति 8 महीने में 14 फ़ोन बदलता है, सिम कार्ड्स बदलता है और फ़ोन और सिम कार्ड दूसरे व्यक्ति के द्वारा, दूसरे जो किसी और के नाम पे है, उसको इस्तेमाल करता है। ये किसे ये लोग पढ़ा रहे हैं कहानी? दिक्कत क्या है कि ये कट्टर ईमानदार कहने वाले लोग खुद को ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अभी तो बेल नहीं मिल रही। जब सज़ा सुनाई जाएगी, लंबे समय के लिए इनको जेल में चक्की पीसना होगा। इन लोगों का, मनीष सिसोदिया का पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। इस बात को मनीष सिसोदिया को जितना जल्दी समझ में आए वो समझ में आ जाना चाहिए और अगर खुद को बचाना है तो वो सही ईडी और सीबीआई के सवालों का जवाब देना शुरू कर दे। जी बिल्कुल, जिस तरह से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका बार बार खारिज हो रही है, उससे अब उनका जेल का सफर लंबा होता दिखाई दे रहा है।
आखिरी खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के बनारस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी का दौरा किया, जहां उन्होंने करीब 18,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी इस बात की गवाही देता है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकल ही जाता है। काशी के विकास की चर्चा देश और दुनिया में हो रही है। जो भी यहां से जा रहा है वो नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ मायने पीएम मोदी के इस बयान के, क्योंकि उन्होंने 18,000 की सौगात वाराणसी को। देखिए, बनारस तो बिल्कुल बदल गया। जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ 2014 में चुनाव लड़ने आए थे और वो कहते थे कि हम यहाँ बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोग हंसते थे। चुनाव जीतने के बाद भी लोग हंसते थे। दिल्ली में पत्रकार मित्रों से जब हमारी बात होती थी, जब हम लोग कहते थे कि मोदी वहाँ गए हैं, बनारस में कुछ ना कुछ तो बदलेगा, सब लोग हंसते थे कि यार तुम जानते ही नहीं हो, पतली पतली गलियाँ हैं, सड़कें, गंदगी, 1001 बातें ये लोग किया करते थे। आज बनारस जो 2014 से पहले था और अभी का बनारस, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अब लोग गर्व महसूस करते हैं जब वहाँ से लौट के आते हैं कि अगर आदमी ठान ले तो उस परिस्थिति, और यही बात प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जब लोग ये एक साथ इकट्ठा कर लें कि हमें बदलाव करना है तो बदलाव होता है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो। आज जो नई बात सुनने को मिली वो ये कि सीधे सीधे रेलवे स्टेशन से रोपवे मिलेगा। मतलब ये कि जो बाहर से आ रहे दर्शन करने वाले लोग वो रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे और वहीं से वो तमाम ट्रैफिक को लांघते हुए ऊपर ऊपर वो सीधे सीधे मंदिर और घाट पहुंचेंगे। बहुत बड़ा तोहफा है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बनारस दुनिया की सबसे एंशिएंट सिटी है। इसे स्वयं भगवान शिव ने बनाया है। ये शहर कोई आम शहर नहीं है और इस शहर की वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश क्या कर सकती है, ये सरकार क्या कर सकते हैं ये लोग, इसका प्रचार प्रसार पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में होता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात आज कही कि पूरी दुनिया की नज़र होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल, यानी कि मोदी राज में बनारस की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।